अपनी बुकलेट निकाल लो, जल्दी इनको खत्म कर दे, फिर कन्फर्मर स्टार्ट करना। अरे कन्फर्मर्स ऐसा नहीं है ना कि अभी स्टार्ट करके फिर वो स्टार्ट हो जाए कन्फर्मर्स, फिर ये रह जाएगा। जिनके भी डाउट्स है फिर वो कहते हैं हो नहीं रहे, फिर लेट हो जाएंगे। ठीक है आयनिक भाई, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पता चले एंड में इसमें उड़ गए हो, तो पहले जो डाउट्स है जहाँ अप्रोच में दिक्कत हो रही है वो कंप्लीट कर लेते हैं। भाई ये सेकंड क्वेश्चन किसका डाउट है क्या किसी का डाउट सेकंड? आप शर्म मत करना, हो ही रही है तो डिस्कशन बता देना, क्योंकि किसी ने सेकंड भी बोला हुआ था, फोर्थ भी बोल रखा है किसी ने। पर मेरा सही था। फिफ्थ, अगर किसी को शर्माना मत देना, सोचना कि भाई उसको आता है मुझे नहीं आता। भाई आज बैठे हुए हो तो भाई बेशर्म बन के बैठना। हाँ वो तो आते तो हो ही, जो नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी सब शांत रहो यार। फिफ्थ के बाद कौन सा बोल रखे है? नाइन्थ। अरे नाइन्थ में ये मतलब मिस प्रिंट ही है, यहाँ पर H+ आएगा सबसे पहले तो, ठीक है, और बाकी आयनाइजेशन पूछा है फिर तो आसान ही है। -5 आएगा ना, हाँ तो वो गलत है। ठीक है उसमें कुछ भी नहीं करना, C अल्फा को पुट कर दो, ओए शांत हो जा, बोल रहा हूँ ना। C अल्फा को पुट कर दो 10⁻⁻5 के बराबर, तो अल्फा कितना बन जाएगा 10⁻⁻5 बाय 55.5, वो कितना बन जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻7। अगर परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ये क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है जिसको दिक्कत थी, कुछ भी नहीं है, मिसप्रिंट है, वैसे भी अगर मुश्किल लग रहा है तो ऐसे होना है। गलत है बोल तो रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखना, अप्रोच है भाई ठीक नहीं है, आधों ने पूछ के ही किया ये, ठीक है ठीक है ना बोलो, बाकियों ने पूछ लिया था। देखो जब भी वो पीएच का बोलता है ना, वो ज्यादा एसिडिक कौन है, तो कभी पीएच से रिलेट नहीं करना, पहले पीएच से H+ कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है पहले पीएच से H+ की कंसंट्रेशन निकालनी है। जैसे पहले में क्या गिवन है pH 2, तो 10⁻⁻2 मोलर हो गया, और दूसरे में pH क्या गिवन है 10⁻⁻6 मोलर हो गया। अब फैक्टर पूछा है, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है तो आंसर क्या बन जाएगा 10,000 फैक्टर। ठीक है तो कभी भी अगर वो फैक्टर के बारे में पूछता है, पीएच को कभी माइनस नहीं करना, हमेशा क्या करना है पहले कंसंट्रेशन निकालो, फिर उसको क्या कर लो रेशियो निकाल दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, देखो 11th में देखो, इन अ स्ट्रॉन्ग एसिड द कंसंट्रेशन ऑफ OH विल बी 0, ये तो बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। ठीक है और दूसरा, अगर डेल्टा G नॉट पॉजिटिव है देन द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड एट ऑल, ऐसा तो नहीं होता, यह है कि बिल्कुल माइन्यूट हो जाएगा लेकिन होगा तो सही। ठीक है चाहे ना के बराबर हो लेकिन बिल्कुल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरा टाइट्रेशन कर्व हमारा HCl और NaOH के साथ है, तो ध्यान से देखो दोनों ने ग्राफ जो बना रखा है बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो C वाला पार्ट है, ठीक है जो थर्ड इक्वेशन दे रखी है उसमें उन्होंने बोल रखा है ये ग्राफ दे रखा है। ठीक है तो मेरा एक ऐसा बना रखा है और एक ऐसा बना रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला रीजन तो सेम ही होगा। फर्क क्या होगा इनिशियल पीएच का बस, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच ज्यादा नीचे होगी, जो कम होगा उसकी पीएच ऊपर होगी। अब इसमें देख लो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, पॉइंट वो 1 मोलर वाला, तो 1 मोलर वाला पीएच नीचे वाला आएगा, बाकी उन्होंने बोला भी नहीं ऐसा। ग्राफ बिल्कुल सेम बने क्योंकि स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कंसंट्रेशन से, कर्व तो सेम ही आएगा, बस वो अलग बात है कि रेंज छोटी या बड़ी हो जाएगी, वो यहाँ पर उन्होंने दिखाई दी है। ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ थर्ड ओनली है ना, कौन से बी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ठीक है अगला कौन सा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है 12 किस चीज का डाउट है, हो गया। देखो 12 में ध्यान से देखो, पहले में उन्होंने मुझे क्या दे रखा है, के दे रखा है, पहले में उन्होंने मुझे क्या दिया है CH3 COOH प्लस H2O, वो किस में टूट रहा है CH3 COO माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने मुझे इसकी वैल्यू दी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो ये क्या है मेरा के ए। अब उसने मेरे से पूछा इस रिएक्शन के लिए बताओ कैसे करेंगे, बताओ। ठीक है जो नीचे वाली रिएक्शन है वो इनडायरेक्टली उल्टी लिखी हुई है। ठीक है
तो यहाँ से मेरी वैल्यू हो गई Ka की, ठीक है। अगर ये Ka है, अगर मुझे Kb निकालना है तो वो क्या आएगा मेरा, किसके लिए आएगा, CH3CO माइनस प्लस H2O, क्या देगा, CH3COOH प्लस OH माइनस, ये मेरा Kb हो जाएगा इसी के लिए। तो Kw क्या होता है, K इंटू Kb, तो यहां से Kb क्या आ जाएगा, Kw बाय K। अब जो मुझे उसने रिएक्शन दी है वो इसकी जस्ट रिवर्स है, तो यहाँ पर जो Kb आएगा उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स या इनवर्स बोल दो, चाहे रिवर्स बोल दो, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1/Kb, तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या था, बस उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया था Kb, उन्होंने उल्टी इक्वेशन दे रखी थी। तो पहले समझ लो ये मेरा क्या बेस, तो बेस क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है, तो कॉन्जुगेट बेस अगर H प्लस लेगा तो वो उसका क्या माना जाएगा, Kb, ठीक है। इक्वेशन जो गिवन थी वो उल्टी गिवन थी। अगर भाई कोई लिख रहे हो, मतलब ऐसा लगता है कि भाई नोट करना था, तो भाई बता देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आता है, मैं सबकी आंखें नहीं पढ़ सकता ना, अभी मैंने वो वाली PhD नहीं की, ठीक है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि नोट कर रहे हैं। आगे वाले क्वेश्चंस में रुकूंगा जो सोल्युबिलिटी वाले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए नहीं रुक रहा कि जरूरत नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो 10⁻⁻8 मोलर HCl है, एक 10⁻⁻8 मोलर H प्लस है, तो दोनों में फर्क क्या है बता सकते हो, HCl पे कॉमन आयन कैसे लगेगा, तो सेकंड में क्यों नहीं किया, तो पहले में जो HCl गिवन है वो इनडायरेक्टली पानी के साथ बता रहा है कि पानी में हमने डाला होगा, और अगले में प्योर बता रहा है वो H प्लस ही है, और कुछ उसने बोला ही नहीं उस सॉल्यूशन में है। अगर और कुछ है ही नहीं तो डायरेक्टली मुझे बस क्या बता देना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। ये वाले केस में HCl वाले में 8 से कम मतलब वो तो 7 से कम ही आएगा, 6.98 कुछ आता है वो तुम्हें पता है, ठीक है। वहां पर प्योर H प्लस है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। भाई साहब इतनी जल्दी, और भी आएंगे, बारात लेके आए हो क्या, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था, पूछने या हो गया था, पक्का सबसे हो गया, ऑनलाइन जनता बता दो भाई, 15 में डाउट तो नहीं है, हो तो बता देना, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, कभी बोलो करवाया नहीं, सबका हो गया पक्का, फिर उसके बाद ये ना हो कि तुम आगे पूछो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, नहीं जो मुझे लगता है कि आधों से पक्का नहीं होंगे वो मैं करवा रहा हूँ, जो लगता है हो गया होगा वो नहीं। ओए आते शोर मच आते, शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला तुमने कहा हो गया तो मैं इसलिए नहीं करवा रहा, अब तुम धक्के से तो करवाऊंगा नहीं, जो लगता है कि भाई नहीं हुआ होगा वो तो करवा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है उसने मेरा 0.1 मोलर HCl है, ठीक है। शांत हो जाओ भाई, ओए शांत। अब देखो अगर मैं इसको मैं 10 टाइम्स डाइल्यूट करता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.01। अगर और कर दूं 10 टाइम्स, अगर और कर दूं ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चलता रहेगा, और ये 0.00000 यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो मुझे बताओ जो H प्लस आ रहा है वो क्या इतना है कि अब वो वाटर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो सके, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं इतना डाइल्यूट कर दूंगा वॉल्यूम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगी, मैंने ऐसे 10 टाइम्स करते करते इतनी आगे तक पहुंच गया कि मेरे जो H प्लस एसिड से आ रहे वो क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट। तो एसिड से जो H प्लस आ रहे वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, अगर नेग्लेक्ट हो गए तो मतलब क्या हो गया, सारे के सारे H प्लस कहाँ से मिलेंगे, पानी से, और पानी से कितने मिलते हैं 10⁻⁻7, तो फिर pH कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा होना चाहिए था, वो थोड़ा सा ठीक है मिसप्रिंट, हाँ इन्फिनिटी आएगा, क्या कह रहे हो, हाँ चलो, अरे लिखा हुआ तुम्हें देखना ही था। ध्रुव ये बताया मैंने, देखो अगर मेरा 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है उसमें अगर मैं 10 टाइम्स डाइल्यूट करता हूँ तो मेरी कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, और 10 टाइम्स करूंगा इतनी हो जाएगी। जैसे जैसे करता जाऊंगा ये मेरा 1 जो है वो पहुंच के ठीक है कहाँ पहुंच जाएगा, दिखेगा भी नहीं, मतलब वो तो इसके पार निकल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा मेरी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी जो H प्लस एसिड से आ रहा है, क्योंकि देखो कहाँ से निकल गई वो तो, और वो कंपेयर टू H2O के H प्लस वो क्या हो जाएगी नेग्लेक्ट, और H2 से इतने मिलते हैं तो pH क्या हो जाएगी 7,
ये केस करवा तो रखा है जब H+ हम नेग्लेक्ट कर सके एसिड वाले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ठीक है। देखो अगर तुम इसको बिल्कुल प्रॉपर मेथड से करोगे क्वाड्रेटिक सोल्व करके, ठीक है, तो एग्जैक्ट आएगा अगर तुम प्रॉपर सोल्व करोगे। बाकी तुम्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये चारों ऑप्शन, ओए शांत हो जाओ, चारों ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है ना, ये वो काम चलाओ तो चलने नहीं वाला यहाँ, ठीक है। उसके बाद तुक्के वाला तो वैसे बिल्कुल ही दूर चला गया, मतलब हमें एग्जैक्ट पे आना पड़ेगा क्योंकि चारों ऑप्शन लगभग आसपास के हैं, तो हमें वैसे इतना एग्जैक्ट करना भी नहीं है। मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ कि अगर मुझे शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट तो तुम्हें क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ेगी पूरी, ऐसा कम ही चांस है। बाकी मैं समझा रहा हूँ केस को कैसे पहचानना है। सबसे पहले RNH2 है, वो क्या है, वीक बेस, ठीक है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मेरा एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर, ऐसा केस कर रखा है हमने, ठीक है, तो उस केस में जो OH माइनस आता था वो किसके इक्वल होगा, C अल्फा डैश प्लस C2। अल्फा डैश क्या हो जाएगा, KB बाय C2 प्लस C2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, OH माइनस। यहाँ से एग्जैक्ट नहीं आएगा आंसर, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि इसको कैसे पहचानना है। एग्जैक्ट करना है तो पूरा तुम्हें, ठीक है, सोल्व करना पड़ेगा जो क्वाड्रेटिक होती थी, ठीक है, तो वो अब हम कर नहीं रहे, जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन रेयर ही होता है। लेकिन कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट समझना था कि केस पहचानना है। बाकी अगर तुम नोटबुक में देखोगे पूरा क्वाड्रेटिक वाला भी क्वेश्चन करवाया होगा मैंने, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, C गिवन है, KB गिवन है, C2 गिवन है, C2 गिवन है, ठीक है। वैल्यूज पुट करोगे OH आ जाएगा। पूछा क्या उसने मेरे से, OH ही पूछा ना बस। अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 भी आसान है। 21 में उसने मुझे क्या दिया, PKA गिवन दिए है, ठीक है। तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कईयों को लग रहा है कि अप्रोच कैसे करे, वो बता रहा हूँ कि बिल्कुल जैसे क्लास में की थी वैसे ही करना है। द pOH ऑफ द बफर्ड सॉल्यूशन ऑफ HA विच इज 50% ऑफ एसिड। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा एक एसिड है, वीक एसिड, ठीक है, HA, वो मेरा क्या बनाएगा, A-, 50% आयनाइज हो रहा है, तो मतलब मान लो अगर मैं इसको बोल दूं x था, ये कितना होगा 0, ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर बराबर हो गए तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है पीएच का, वीक एसिड है ना, ठीक है, वीक एसिड वाला है ना। अच्छा पीएच पूछा उसने, तो पीएच क्या हो जाएगा, पीके प्लस log ऑफ, सीधा वाल कर दो, ये ऑब्वियस सी बात है, कटने ही है दोनों, तो ये गया, तो पीएच कितना आ जाएगा, तो पीओएच कितना आ जाएगा। तो बस सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। मतलब बस ध्यान रखो, कभी वो आयनाइजेशन बोलता है तो समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, कि ये दोनों 50-50% हो गए, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आनी थी कॉन्जुगेट बेस और वीक एसिड वाली, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। अभी तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसपे मैं आराम से रुक के वो करवाऊं, कि बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, ठीक है। और कौन सा उसके बाद, खत्म सारे, तुम तो आगे निकल जाते हो ना, मुझे सबका देखना है। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 मेरे से 10 जने पूछ चुके हैं, पता नहीं क्यों, क्या था इसके अंदर, कुछ था नहीं। उसने मुझे बोला है पीकेबी, उसने मुझे दिया है पीकेबी, कितना गिवन है 10.83, तो मैं पीके निकाल सकता हूँ, कितना होगा बोलो, 4.17, 3.17। अगर पीके आ गया, उसने के पूछा है, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ 3.17। ये ऐसे आंसर तुम्हें मिले ऑप्शन में मिल जाएगा कुछ ना कुछ, या इसकी वैल्यू दे देगा, हमें इतना ही समझना है, बाकी तुम अभी कैलकुलेटर से कर सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ टेंशन नहीं लेनी, हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसने पूछा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब यही होता है कि चाहे उसको आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल लो, चाहे डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ये सब एक ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, या 29 भी लिखा हुआ है, 29 तो नहीं चाहिए ना, हाँ 29 वो तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। 29 तो बिल्कुल क्लास में करवा ही रखा है ऐसा तो, ठीक है। 32 का व्हाट इज द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन कांस्टेंट। हाँ भाई, कंसंट्रेशन के बिना नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 34। 34 में तुम्हारा पागल बनाया गया है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो।
इसके अंदर दिमाग लगाना था, सोल्व तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, उसने मुझे बोला है, मैंने क्या लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये? बेस है, ठीक है। अरे होता क्या है, बेस, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेंगे क्या बना देंगे, NH4Cl। मुझे कितना गिवन है, काम आ गया 0.1 मोलर नॉर्मल, और ये भी कितना है 0.1 नॉर्मल। ये अभी ठेंगे है, तो ये खत्म, ये खत्म, ये कितना बना 0.1। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा सॉल्यूशन है, ये जो मेरा सोल्ट है, वो किस किस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। अब मुझे बताओ, अगर इनमें दंगल होगा कौन जीतेगा, एसिड जीतेगा। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लेकिन क्या सोल्ट से जो H+ आते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो इतना एसिडिक कर दें? इंडिकेटर में भी मैंने लास्ट में करवाया था, जब हम H+ या OH- फ्रॉम सोल्ट नेग्लेक्ट करते थे स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में, याद है जब हमने इंडिकेटर वाला किया था। यहाँ से सोल्ट से जो H+ आते हैं एसिडिक जरूर बनाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग एसिड बना दे उसको। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या क्या गिवन है, 1, 6, 7, 9। 7 पे कांटा लग गया, 9 पे भी कांटा लग गया, 1 पर क्यों लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो भाई एसिड ही ऐसा काम कर सकता है, सोल्ट का तो बस काम इतना हो सकता है, वो उसको बस थोड़ा सा एसिडिक बना दे। तो आंसर सीधा हो जाना था 6, देखो सोल्व ही नहीं करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 37। मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो इसलिए आधो को ये समझ नहीं आया कि ये क्या है, मतलब एक बस वैल्यूज बता देता हूँ, ठीक है। शांत हो जाओ भाई, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 37 में एक बार देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मुझे क्या क्या गिवन है, कौन सा, कहाँ है 35, कौन सा, द पेयर ऑफ सोल्ट विच आर गिवन हैज अ हायर pH। बस यहाँ पर देख लेना है, देखो Na तो कॉमन है, तो सबका बेस तो सेम है, ठीक है। उसके बाद बात है, अब इन सबको कंपेयर करना है कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा पीएच को कहाँ लेके जाएगा, एसिडिक की तरफ। तो जब सबसे वीक वाला जो होगा वो वाला उसको बेसिक की तरफ लेके जाएगा, मतलब ये कंसेप्चुअल है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, कुछ सोचना है, ठीक है। अभी तुम आगे पढ़ोगे ना कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या बेस होता है, ठीक है। जैसे CN नेगेटिव हो गया, OBr नेगेटिव, ये अभी तुम वहां पर देखोगे ना, पता चल जाए कौन ज्यादा वीक होता है। कर लो बस, वहां पर तो एक तरह से वही है ना कि अभी तुम सीख जाओगे कौन कौन गिवन है, NaCN, ठीक है, NaOBr, और कौन कौन है, NaF और NaOCl, ठीक है। तो सबसे पहली बात है Na तो कैंसल आउट, ठीक है, सब में सेम है। अब देख लो CN नेगेटिव, OBr नेगेटिव, F नेगेटिव और OCl नेगेटिव, इन तीनों में सबसे वीक एसिड से कौन आ रहा है, वो तुम Ka की वैल्यू देखोगे। CN तो तुम्हें याद ही होगा, मैंने 10⁻⁻10 लिखवा रखा है, ठीक है, 10⁻10, तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा। इन तीनों में अगर बताना हो, क्योंकि क्या हो गया, कौन ज्यादा, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं पीके वैल्यूज देख लेना या के वैल्यूज वहीं से होगा, बाकी ये देखना होता है कि इस नेगेटिव चार्ज को हम कितना स्टेबलाइज कर पा रहे हैं, तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर OBr है, यहाँ पर OCl है और यहाँ पर फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा तो स्टेबल कौन कर पाएगा, फ्लोरीन वाला ही, ठीक है। और उसके बाद अब कौन बचा, OBr नेगेटिव और OCl नेगेटिव, तो OBr वाला होगा, है नहीं, हाँ स्ट्रॉन्ग होगा ना OBr, रिलेटिव रिलेटिव ये स्ट्रॉन्ग होगा, रिलेटिव में ये स्ट्रॉन्ग होगा, तो सबसे वीक ये वाला होगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में ऐसे, NaCN और NaOBr। देखो बता देता हूँ कैसे देखते हैं, हमें इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा ये है, मतलब इसका पेट है छोटू सा है लेकिन बहुत ही भूखा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, अगर स्टेबलाइज कर देगा तो NaF फटाफट F नेगेटिव में कन्वर्ट होना चाहेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस क्या है उसका, स्टेबल। अब यहाँ पर आ जाओ, जब ये यहाँ से बनेगा और अब ये यहाँ से बनेगा, अब देखो यहाँ पर O है और यहाँ पर Br है, ठीक है, और यहाँ पर क्या O और यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सकता है। यहाँ पर Br क्या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कम खींचेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम स्टेबलाइज। अगर कम स्टेबलाइज होगा वो किस फॉर्म में रहना चाहेगा, तो वीक एसिड कौन हो गया, समझ गए। बस हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी होती है, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, आप इतने टेंशन ना लेना, इनऑर्गेनिक का पार्ट है वैसे देखा जाए तो, अगर मोटा मोटा इसको देखें।
अब है 37। देखो 37 में कंफ्यूज तुम इसलिए हो रहे हो, तुम्हें इस लाइन का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। हाइड्रोलाइज टू एन एक्सटेंट ऑफ 3%, उसका मतलब है उसने H की वैल्यू दी है, ठीक है 0.03, बस बाकी तो सेम है। बचा क्या इसके अंदर, और क्या दे दिया उसने, KW दे दिया 10⁻⁻14। उसने मेरे से पूछा क्या, K पूछा है, और उसने मुझे कंसंट्रेशन भी दे दी 0.1 मोलर। तो तुम्हें याद होगा H का फॉर्मूला क्या होता है, √KH/C पहले, ठीक है, याद नहीं है तो ऐसे लिख लो। उसके बाद KH क्या होता है, KW/K × C। H पता है, KW पता है, C पता है, K, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 का हिंट हो गया। जो कर रहे हैं वो हिंट नोट कर लो, फिर अपने आप ट्राई करना। अब 38th pH of the following salt increases। भाई इसके अंदर देखो HCl सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो pH तो सबसे कम उसी की होगी। फिर उसके बाद NH देखो HCl, NH4Cl है, NaCl है, और कौन है, NaCN। अब देखो ये तो दोनों, ये तो इनडायरेक्टली नाम ही एसिड है, नाम तो सुना ही है तुमने, तो सबसे pH क्या होगी इसकी, मिनिमम, ठीक है। उसके बाद ये मेरा क्या है, सोल्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से है, तो इसकी भी एसिडिक रेंज में होगी। ये क्या होगा, बेसिक, न्यूट्रल, और ये क्या होगा, तो बस पीएच का ऑर्डर पता चल गया यहीं से। तो ये तो स्ट्रॉन्ग वाला है, तो ये हो जाएगा पीएच का, ठीक, केस ही पहचानना होता, कुछ और है ही नहीं इसमें। अब अगला कौन सा, 40 हो गया, 40 करवा देता हूँ। यहाँ से थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जो मैं थोड़ा आराम से कराऊंगा, ठीक है। 40 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो उसने बोला है मुझे NaCN है, जिसको हमने टाइट्रेट किया 0.1 मोलर HCl से, वेरिएशन ऑफ, देखो NaCN मुझे बता दो कैसा सॉल्यूशन होगा, NaCN का बेसिक है, अगर मैं उसमें HCl डालूंगा तो क्या होगा, मेरा पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखो उन्होंने वही कर रखा है, जैसे जैसे मैं HCl डाल रहा हूँ पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, सही है ये, ठीक है। अगला क्या, वेरिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा विद कंसंट्रेशन। ये तो भाई ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ ही है, जैसे जैसे अल्फा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√C के, जैसे जैसे C 0 होगा अल्फा मैक्सिमम हो जाता है। ऑप्शन में यही तो दे रखा है, जब C 0 है अल्फा मैक्सिमम है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ मेरा अल्फा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। तो बी भी सही है, ठीक है। अब बात है सी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है लेकिन लैंग्वेज में फंस रहे हो पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये सी पार्ट सब देख लेना ध्यान से, कईयों ने तुक्का भी मार दिया होगा इसके अंदर, ठीक है। तो समझ लेना करना क्या है। क्या हो गया, आवाज गई, आ रही है ना आवाज, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक एसिडिक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर, ये मेरा एसिडिक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर। मुझे यार एक बात बताओ, तुमने इतना हंगामा क्यों मचा रखा था आईनी के क्वेश्चन में कि हो नहीं रहे, बिल्कुल सेम ही तो थे, आगे वाले हो सकते हैं थोड़े से ना हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डाला मैंने, NaOH 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। द डिफरेंस इन पीएच बिटवीन 1/4 एंड 3/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको मतलब कुछ भी मान लो, मैं 10 मान लो इसको, ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इसको इन दोनों को रिएक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये मैंने क्या ले लिया 0.1 है और इसको मैंने 100 ले लिया, ठीक है, एज्यूम कर लें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना बन जाएगा 10। अब उसने मुझे कितना बोला है 1/4, 1/4 मतलब क्या हो गया, ये 2/5 रहा होगा, 1/4 का मतलब ये होता है ना 10 का 1/4 2.5। अब ये मिलके क्या बनाते हैं, CH3CONA, ठीक है। तो अब ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, मैंने रैंडम लिया 100, कुछ भी ले लो क्योंकि उसने बस रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर ये कितना बचेगा 7.5, ये खत्म, ये कितना बना 2.5। अब मेरे सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट है, वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस, तो बफर बन गया, बफर की पीएच का फॉर्मूला लगा लोगे। अब अगला क्या है 3/4 डाला, अब मुझे क्या करना है, ये इनिशियल 10 है, ये कितना डाला, ये कुछ भी नहीं, ये 2.5 बचा, ये खत्म, ये कितना, ये दूसरा केस हो गया। अब उसने मेरे से पूछा द डिफरेंस इन पीएच,
तो पहले की पीएच क्या हो जाएगी, pH1 क्या हो जाएगा, pK प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा 2.5 बाय 7.5, और दूसरा क्या हो जाएगा pK प्लस log कितना बन जाएगा 7.5 बाय 2.5। ठीक है, तो ये क्या होगा pH2। दोनों को यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। जब माइनस करोगे तो मेरी pH का डेल्टा pH क्या हो जाएगा 2 log, यही बनेगा ना। ठीक है, 2 log 3 आ जाएगा, करके देख लो चाहे। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा 1, ये कितना बन जाएगा 3, ये 3, ये 1। ठीक है, इसको क्या कर दो, माइनस कर दो यहाँ पर, तो ये log 3 हो जाएगा। तब दोनों को माइनस करोगे, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा 2 log 3। ठीक है, जिसको दिक्कत है वो इसको ऐसा कर सकता है, यहाँ पर माइनस log ऑफ 3 कर दे। अब दोनों को माइनस कर दो, तो डेल्टा pH2 माइनस pH1, ये इससे ये गया log 3 माइनस ऑफ माइनस log 3, क्या बन गया 2 log 3। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये काफी बच्चों का डाउट था, तो नोट कर लो। जिसके जो नोट कर रहे हैं कर लो फटाफट। कर रहे हो, कोई नोट कर रहा है, कर लो कर लो। शगुन, आपके नेट में दिक्कत है, यहाँ से आवाज जा रही है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर जा रही है। बाकी सबके हो गया क्या, मूवी देख रहे हैं? ऐसे गलत होता है ना, तुम पहले डाउट ले लेते हो। बहुत दिन हो गए थे ना इसके बुकलेट को ना, इसलिए मैं पहले कन्फर्मर्स नहीं करवा रहा, फिर ये और आगे लटक जाएगा, फिर नुकसान हो जाएगा। है वैसे 1 घंटा नहीं, मतलब एक क्लास अगर पूरी ले 2 घंटे की तो हो सकता है, अगर पूरी 2 घंटे क्लास है। नहीं 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 लेता भाई, टेंशन ना, थोड़ा सा बस बेसिक बता दूंगा होता क्या। ठीक है, फिर अगले एक बार और लेके उसमें खत्म कर देंगे। क्या अभी तो मेरे को आर्यभट्ट में करवानी है, क्या कराना है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। हो गया भाई, नोट कर लिया ना। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर है ये 43rd, बताने 43rd। कौन सी दुनिया में रहते हो, मार्स से आ रहे हो क्या? भाई ये 42 के पूछ रहे हो भाई। सबसे पहली बात, उसने ऊपर बफर लिख दिया, तुमने सोचा बफर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 42 है करवा रखा है, लेकिन यार अब ओए 2 बच्चे नहीं आते तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हो, क्यों भाई गप्पे शुरू हो जाते हो। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है, मैंने एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, और मैंने NaOH लिया। ठीक है, ये कितना लिया मैंने 100 ml, ये कितना 0.2 मोलर, ये भी कितना है 100 ml। ये क्या पूछ लिया भाई तुमने मेरे से? भाई तुम मुझे एक बात बताओ, जब इन दोनों को मिक्स करूंगा क्या बनाएगा, कौन सा सॉल्ट हो गया ये? तो इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? अगर उन्होंने दोनों को मिक्स किया है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो आती थी कंसंट्रेशन वो कौन से लेते हैं, तो वहां पर गलती हो रही होगी। आ गया ना आंसर रिदम? ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा, ये 43rd 43rd हो गया यार। 43rd किसी का डाउट नहीं है, पक्का पूछोगे तो नहीं बाद में। ठीक है, कौन सा कह रहे 46? अरे कोई बात नहीं, 46। देखो अब शांत रहो भाई, उसने मुझे बोला है मेरा एक बफर, ओए यार शांत हो जाओ। उसने मुझे बोला है कि एक मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, HA और Na। ये कितना 0.1 मोल है, ये कितना 0.1 मोल है, ठीक है, और ये 100 ml है। ठीक, अब उसने मुझे बोला है कि अगर मैं यहां से इन दो, इसके अंदर मैंने क्या डाला NaOH, ये डाला है ना। ठीक है, उसने मुझे क्या बोला है कि कहाँ भाग गया क्वेश्चन,
हाँ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉलिड NaOH मस्ट बी एडेड टू दिस सॉल्यूशन टू मेक द pH ऑफ द सॉल्यूशन 5.5। देखो अब मैंने इसके अंदर क्या है, मेरे अब सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट है, एक वीक एसिड, ठीक है, और उसका कौन प्रेजेंट है, एक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं NaOH डालता हूँ किसका रिएक्ट करेगा, ये भी 10 मिलीमोल्स है, ये भी 10 मिलीमोल्स है, किसका रिएक्ट करेगा, NaOH एसिड का रिएक्ट करेगा। तो मतलब कि ये यहाँ पर आ जाएगा NaOH, और इसको मैं ऐसा लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 10 था, ये 10 था, अब इससे उसने क्या बोला, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉलिड, कितना हम इसके अंदर डाले, तो मैं मान लू n डाला होगा, ठीक है। तो अगर n मिलीमोल्स डाला है तो वो इसके 10 में से n खत्म होगा, ये क्या बनाएगा 10 प्लस n। अब मेरे सॉल्यूशन में वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन बदल गई, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीके प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट बेस 10 प्लस दिस अपॉन 10 माइनस, ठीक है। यहाँ पर पीएच गिवन है ना, गिवन, हाँ, और तुम्हें ये भी गिवन है, पीके गिवन है ना, हाँ, पीके भी गिवन है, एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है। एन निकल गया तो ध्यान रखना है मिलीमोल्स आए हैं, पहले उसको मिलीमोल्स को मोल्स में जरूर कर लेना, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर देना, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई इनटू, हिंट लिख लो जिसको जिसने करना है इस क्वेश्चन, दोबारा बताओ। देखो मुझे बोला मेरा एक बफर है, मैं तुम्हें बताया था अगर कभी बफर में अगर मैं NaOH डालता हूँ या कुछ भी डालता हूँ तो उसका रिएक्ट करेगा, कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा क्या डाल रहा हूँ। अगर मैं बाहर से क्या डाल रहा हूँ, बेस, तो किसका रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। एसिड कौन है यहाँ पर, HA, तो HA मेरा 10 मिलीमोल्स था, ये भी 10 था, अब मैंने बाहर से n मिलीमोल्स डाल दिया, तो क्या होगा, रिएक्शन होगी इनकी, ये 10 में से खत्म होगा n, और ये कितना बन जाएगा n। अब मेरा ये है तो बफर ही, अब मेरी बफर में जो वैल्यूज पुट होगी ये होगी और ये होगी, वहां से n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, what percentage of carbon in the this buffer should be in the form of HCO3 minus so to have a neutral solution, ठीक है, इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए था। तो सबका हो गया 49, करा देता हूँ, चलो भाई करा रहा हूँ, ठीक है, चलो 49 पर आ जाओ। उसने बोला है क्या रेशियो होना चाहिए मेरा, एक तरह से एक कॉन्जुगेट बेस है और एक उसका वीक एसिड है, तो मुझे पता है जो मेरा पीएच का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पीके प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय वीक एसिड। मुझे पीएच कितने गिवन है, न्यूट्रल बनाना 7, पीके कितना गिवन है 7 माइनस log 4 लिख दूं, लिख सकता हूं, प्लस log ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होगा HCO3 माइनस बाय क्या हो जाएगा H2CO3, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। उसने परसेंटेज पूछा, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या आएगा इसका, देख लेता हूँ आंसर, नहीं वैसे इसको सोल्व करके, इसका कहीं बनेगा सोल्व करके, हाँ रेशो निकालना है ना, 4 आएगा ना 4/1, ठीक है, तो मेरा 4/1 आ जाएगा। तो अब उसने परसेंटेज पूछा है, तो तुम्हें पता है कभी भी ऐसा आता है परसेंटेज निकालना हो तो ये आ जाएगा 4x डिवाइड बाय 4x प्लस x इंटू क्या हो जाएगा 100, यही होता है ना, इनको रेशियो क्या कर दो, इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, तो 4x डिवाइड बाय 4x प्लस 1x, ये नीचे टोटल हो गया इंटू 100, कितना बन जाएगा 80%, ठीक है। कभी भी परसेंटेज अगर करना हो तो उन रेशियो को 4:1 है ना, तो यही कर लो, ये 4x हो गया, ये x टोटल नीचे आ जाएगा और ऊपर जिसकी बात पूछी है उसने वो, किसकी आई है, तो यही नहीं चाहिए था, हाँ बस उधर रेशियो तो पूछे परसेंटेज, कौन सा कह रहे हो, अगर मैं एसिटिक एसिड डालता हूँ NaOH के अंदर, भाई ये क्या पूछ रहे हो 48,
अगर मैं एसिटिक एसिड को NaOH में डाल रहा हूं तो मुझे बताओ NaOH खत्म हो रहा है, K गिवन है। एसिड अगर NaOH खत्म हो रहा है में, देख लो रिएक्शन करा के। इसमें तो क्या रिएक्शन करवानी है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। किसका जो एंड में बनेगा? हाँ होगा वो तो, उन्होंने H+ ही पूछा। जो एंड में तुम्हारा क्या बनेगा सॉल्यूशन के अंदर, क्या क्या बचा? इतना रिएक्शन में मत जाया करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। 50 में क्या है? मैथ्स सही है, मैथ्स। अगर तुम्हें नहीं भी आता तुम इसको फिर भी कर सकते हो, मैथ्स क्या है। ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है वो ऐसे कर लो। ठीक है, सिंपल मेथड बता देता हूँ। उन्होंने मुझे क्या बोला है, ठीक है 50 में देख लो आसान मेथड। अगर तुम्हें कंसेप्चुअली नहीं सोचना वो बता देता हूँ, कंसेप्चुअली भी सोच सकते हो, बाकी नॉर्मल देख लो। मुझे उसने बोला है कि मेरा एक बफर सॉल्यूशन है जिसके अंदर CH3CO- के मोल्स है, A मोल्स, और CH3COH के कितने? B मोल्स। अब मेरे से बफर कैपेसिटी बताई है। बफर कैपेसिटी का एक फॉर्मूला बताया जिसको मैंने कहा था नजर ना लग जाए, क्या था? A+B की वैल्यू का गिवन है, ठीक है। B की जगह क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 2.303 A माइनस A²। ठीक है, ये बन जाएगा। अब तुम्हें अगर ज्यादा टेंशन है कैसे करना है, A की वैल्यू पुट कर दो 0.5, वहां से तुम्हारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.57 आ जाएगी। तो वहां से कौन सा मिल रहा है तुम्हें? आंसर भी मैथ से हो जाता है। तो बी आएगा ना, बी। क्या वैल्यूज पुट कर लो, बस इतना होता है कि इसी के अंदर वो बफर कैपेसिटी शो कर रहा है, उसके बाहर भी नहीं कर रहा, अंदर भी। वही तो बताया था, उसकी कुछ लिमिट होती है। ठीक है, इसके बाहर भी शो नहीं करेगा, इसके बाहर भी शो नहीं करेगा। बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता था कि इससे ज्यादा वो संभाल नहीं पाएगा पीएच को चेंज होने में, तो वो रेंज इसने यही दिखा दी कि ये रेंज है। 52 हो गया। 52 में दो केस बनेंगे, ठीक है। 52 देख लो भाई, जिसको दिक्कत है 52 देख लो फटाफट। 52 करवाओ, ये बता दो पहले। सबने कर लिया? करवा दो, बोल रहे हैं ना, एक भी बोला तो करवाना पड़ेगा। शांत हो जाओ भाई, देख लो भाई। जिसको लगता है ना भाई तुम्हारे पास टाइम है, अगर मुझे आता है तो भाई खुद कर लो, इतने में प्रैक्टिस तो करनी होती है। 2 बार बुकलेट हो जाएगी। अरे बता रहा हूँ, तुम अपना करो, जैसे सोल्व करना। देखो जिसका हो रखा है भाई ऐसा करो, घर जाके वैसे भी वही क्वेश्चन है जो कईयों से नहीं हुए, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट होंगे या कुछ अलग होगा। ठीक है, तो इससे बेटर है तुम यहीं पर कर लो जिसका हो गया, इस बहाने रिवाइज हो जाएगा, घर जाके दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो बच्चों से नहीं हो रहे, या ऐसा मान लो कि कुछ अलग हो रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे, तुम्हें पता चल जाए कौन कौन से मुझे दोबारा अटेम्प्ट करने। ठीक, अब मुझे उसने बोला एक वीक एसिड है, ठीक है, एक मेरा वीक एसिड है H। ठीक है, देखो कितनी शांति होगी ना, अब मुझे लग रहा है कि भाई क्लास में हूं। ठीक है, और साथ में क्या है? अच्छा वीक एसिड है कितना? 0.1 मोलर, 200 ml। ठीक है, टू अ वीक एसिड सॉल्यूशन 90 ml ऑफ 0.1 मोलर। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कर दिया, NaOH डाल दिया 0.1 मोलर। ठीक है, 90 ml, यही है ना डाटा। अब मुझे इसने बोला है कि कुछ रिएक्शन होगी इन दोनों की, क्या बनाएगा? Na+H2O। अब यहां से मिलीमोल्स कितने बनेंगे? यहां से 9, ये अभी कुछ भी नहीं है। जब ये कितना बचेगा? 11, ये खत्म, ये कितना? ठीक है, अब उसने मुझे बोला नाउ व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH शुड बी एडेड इनटू above सॉल्यूशन सो दैट pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 5। अब मुझे ये जो सॉल्यूशन बने, इस सॉल्यूशन में मुझे कितना NaOH डालना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.1 मोलर है, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो V करता हूँ, तो मान लो मैंने बाहर से जो NaOH डाला वो मैंने डाल दिया 0.1 V। ठीक है, ये क्या होगा? मिलीमोल्स। ठीक है, तो मुझे बताओ किसका रिएक्ट करेगा वो, इसके साथ या उसके साथ? वीक एसिड के साथ। तो यहाँ पर 11 में से क्या आ जाएगा? 0.1 V। ये कितना बनेगा? अब बस हो गया क्वेश्चन।
अब मेरे से उसने बोला पीएच कितनी करनी है 5, पीके कितना गिवन है 5 प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा 9 प्लस 0.1v डिवाइड बाय 11 माइनस 0.1v, ये और ये 5 है तो ये कितना बन जाएगा log 1, वो क्या होता है ठीक है log, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा log 9 प्लस 0.1v डिवाइड बाय 11 माइनस 0.1v, ये log जो जीरो होता है किसकी वैल्यू होती है 1 की, ठीक है, तो ये log 1 के बराबर हो गया, तो इसको इक्वेट कर दो 1 के बराबर, वहां से तुम्हारा आंसर 200 कितना आ जाएगा इसका 10 आ जाएगा। तो चलो अब तुम्हारे वाले रेंज में आ गए सोलिबिलिटी वाले, ठीक है, अब वो देख लेना ध्यान से। 53 में उसने बोला है कि मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर बताओ जो हमें यूज करना चाहिए x माइनस एन ए, ठीक है, x माइनस और एन ए प्लस। सबसे पहली बात है वैसे तो उसे बताना चाहिए था कि ये x के है क्या, चलो फिर भी हम रैंडम लेके चलते हैं। इनडायरेक्टली या तो ये न्यूट्रल हो सकता है या वो बेसिक हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, एन ए तो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, तो अगर x कोई स्ट्रॉन्ग हो गया तो न्यूट्रल हो जाएगा, अगर x वीक हो गया तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है मैंने HCl उसके अंदर डाला है, ठीक है, अगर ये कितना था 0.1 मोलर 10 ml, उसके अंदर मैंने बाहर से क्या डाला है 0.1 मोलर HCl। अब मुझे बताओ अगर मैं इसके अंदर ये डाल रहा हूं तो इनडायरेक्टली स्टार्टिंग किससे हुई होगी, ये कौन सा केस बन गया, इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, ठीक है, अगर मैं इसको वो भी मान लूं एक्स वाले को, क्या मान लूं, अगर मैं वीक वाला मान रहा हूं तो इनडायरेक्टली सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक, बेसिक होगा तो मेरे को इसको मैं वीक बेसिक सॉल्यूशन वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड मान सकता हूं, उसका जो रेंज आती थी वो क्या आती थी, रेंज जो उसकी रेंज होती थी इंडिकेटर वाली, क्या होती, देखो अपने नोटबुक में देखो 4 से 6 होगी, अराउंड 4 to 6 वाली होगी, अराउंड देखो क्या रेंज है, वही तो देखना है, रेंज तो याद रखनी है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज देखो क्या, मतलब 3 से 5.28, मतलब अराउंड वही हो गया ना कि 6 के आसपास वाली, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में कौन सा गिवन है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कहाँ भाग जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको क्या बोलो, मुझे एक बात बताओ, ये जो बनेगा x माइनस एन ए प्लस, ठीक है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया फिर तो न्यूट्रल ही है, ठीक है, प्लस अगर वो मान लो ये वीक वाला है, ठीक है, अगर x माइनस वीक है तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बेसिक, अगर बेसिक है तो मैं उसको वीक बेस बोल सकता हूँ, और साथ में बाहर से क्या डाल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मुझे बताओ हम जब इसका टाइट्रेशन कर्व बनाया था तो क्या रेंज आई थी हमारी, अराउंड 3 to 5 या 6 ऐसे आई थी कुछ, तो मतलब हमें वही इंडिकेटर यूज करना है जिसकी वैल्यू क्या है, जो रेंज है CTR वो क्या है इसके बीच में, और वो कौन सी रेंज गिवन है 3 to 5 वाली, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, बी गिवन है ना, ठीक है, तो बस यहाँ पर केस पहचानना था कौन सा टाइट्रेशन हो रहा है, यहाँ 4 से 6 के बीच में तो आ रहा है 3 to 5, 55 तो सबसे आसान है, शांत हो जाओ भाई अब, KSP कितना गिवन है 6.4 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है भाई, अभी मैं सबको ठीक है डंडे दूंगा मारना एक दूसरे को, भी शांत हो जाओ, ठीक है, किस में टूटेगा Hg 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये कितना टूटेगा S और ये S, तो S स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁵, S किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्या होगा मोल्स पर लीटर। अब मुझे पता है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो अगर मेरे 1 लीटर में इतने मोल्स है तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे 8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3, तो क्या बन जाएगा आंसर 8 मोल्स पर मीटर क्यूब। जिसको समझ नहीं आता मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है, लॉजिकली भी सोच सकते हो, खुद सोचो मेरी छोटी यूनिट कौन है लीटर या मीटर,
लीटर छोटी यूनिट है, तो मुझे बताओ अगर 1 लीटर में इतने मोल्स है तो 1 मीटर क्यूब में ज्यादा ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, अगर मैं बोल रहा हूँ इतने में 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, मान लो 1 लीटर में 8 लोग बैठे हैं, तो 1 मीटर क्यूब तो इससे बड़ी है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे इतना तो पता है, उससे ज्यादा लोग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 × 10⁻³ 1 लीटर में है, तो 1 मीटर क्यूब मतलब बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट है तो मतलब उससे ज्यादा होंगे। तो जिनका आंसर ये बन रहा है 8 × 10⁻⁻6, कुछ सोचो, तुमने तो और कम कर दिए, तो लॉजिकली भी सोच सकते हो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होना है 10⁻³ से, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या किया मेरे को यूनिट आती है मेरी मोल्स पर लीटर, ये यूनिट होती है। अब मुझे उसने बोला है मोल्स पर मीटर क्यूब में निकालो, ठीक है, ठीक है। जिनका सी आ रहा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हमें समझ नहीं आता मल्टीप्लाई किससे करें। बस रिदम का नहीं आया था क्या? नहीं, आप ध्यान से देखो 58 में जो पूछ रहे हो, 58 में उसने मुझे क्या दिया यार, तुम्हें बस रेंज ध्यान होनी चाहिए। यशिका, वासु, तुम्हें अलग बिठा दूंगा, तुम बहुत बोल रहे हो, ठीक है। भाई शांत हो जाओ, सबसे आगे बैठे हो, कितनी बार बोल चुका हूँ। अब मुझे उसने बोला है एक वीक इंडिकेटर है HIN, ठीक है, उसका मुझे क्या गिवन है 5, तो उसकी रेंज क्या होगी 4 to 6, 4 to 6 होगी। अब मुझे उसने बोला कौन सा हम यूज कर सकते हैं, तो खुद बताओ 4 to 6 किसकी रेंज आती है? जब मैं एक वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करता हूं। अब इस सॉल्यूशन में देखो वीक बेसिक सॉल्यूशन कौन सा है और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कौन सा है? Na2CO3 क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग से आ रहा है, ये वीक से, तो सॉल्यूशन कैसा कर देगा? ये बेसिक, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है यहाँ पर? HCl, तो आंसर क्या हो जाएगा? अगला कौन सा है बताओ? शांत हो जाओ भाई, आंसर 61 इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे टेस्ट में भी आता है शायद। शांत हो जाओ भाई, देखो 61 में उसने मुझे क्या दिया, 50 लीटर्स ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, यशिका भाई अब तुम देखो उल्टे काम कर रहे हो, फिर मैं डांट दूंगा, फिर तुमको डांट दिया। कितना ये 50 लीटर्स, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, एक और सॉल्यूशन डाला, ठीक है, जो कितना है 50 लीटर्स है, 2 × 10⁻⁻7 मोलर, और ये क्या है मेरा, ये HBr। अगर मैं इसको इसके अंदर डालता हूं तो मुझे पहले तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन ये कितनी होगी, 10⁻, कितनी बनेगी इसकी? मोल्स बाय लीटर होता है, ठीक है, तो नॉर्मल तो ये थी इसकी, ठीक है, ये था, ठीक है। अब मुझे पता है जब मैं इसके अंदर ये डालूंगा तो मेरी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? डबल, तो वॉल्यूम डबल हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है, तो ये हमारे Ag+ की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7 मोलर, और Br- की भी कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गई। अगर अब मुझे पता है उसने मुझे Ag+ दे दिया और Br दे दिया, तो मैं Ag+ × Br करूंगा तो क्या बन रहा है? 10⁻⁻14, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया? Q, ठीक है, मल्टीप्लाई किया। अब मुझे उसने KSP कितना गिवन है? 5 × 10⁻⁻13। मुझे बताओ ये छोटी वैल्यू है, ये Q, मतलब अभी इन दोनों ही कंसंट्रेशन इतनी पहुंची नहीं कि वो KSP तक पहुंचे। अगर पहुंचा ही नहीं, अभी सारा का सारा किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एक्वस फॉर्म में, तो अभी वो PPT नहीं बनाया, तो मेरे सॉल्यूशन में क्या कितना Ag प्रेजेंट होगा? 10⁻⁻40। इसमें बस दिमाग ये लगाना था कि क्या मेरा कुछ प्रेसिपिटेट हुआ होगा? आंसर है प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, तो सीधा जितना भी था सारा का सारा क्या हो गया? सोल्यूबल। और मतलब वही बात बोलते नहीं है, हम बाहर से Ag डालेंगे, पहले तो सोल्यूबल होता रहेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके बाद प्रेसिपिटेट बनाना शुरू होगा, तो वो टाइम तो तब आता ना जब मैं यहाँ तक पहुंचता, मैं पहुंचा ही नहीं, अभी तक मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही, तो मेरा सारा का सारा एक्वस फॉर्म में पड़ा है, तो Ag। मॉर्निंग बैच कौन कौन है? अरे मॉर्निंग की हो क्या? इवनिंग जो नहीं था वही देख रहा था, आज मेरे में भी है, मेरे में नहीं है कल। ये सोचते हैं हम ज्यादा दिमाग वाले हो गए, हम पढ़ रहे हैं।
अदिति, महक, भाविका, सौम्या वत्सल, -7 होगा ना। AG प्लस कितना है 10⁻⁷। विशाखा, देखो 61 था, एक बार देख लो। अरे एक आधे को समझ नहीं आया, ध्यान से देखो। ओए सच में बाहर निकाल दूंगा भाई, तुम पढ़ाने दो। 61 एक बार देख लो जिसको दिक्कत आई है। पहले तुम्हें बताओ कंसंट्रेशन तो निकाल सकते हो ना, प्लस डिवाइड वगैरह की है, 10⁻⁷ आएगा, ठीक है। और BR माइनस की भी 10⁻⁷ आएगी, ठीक है। निकाल लेना, वो तो भाई सिंपल बात है, ठीक है। ये जब सोल्व करोगे इतनी आ जाएगी, ठीक है। बस मोल्स को डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मुझे बताओ, अगर मेरे सॉल्यूशन का KSP गिवन है, KSP है कितना गया 5 × 10⁻⁻13। इसका मतलब क्या हो गया, जब तक इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना ना पहुंचे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। वही होता है KSP, इसके बाद ही प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। अब मैंने जब इन दोनों को अंदर इसमें डाला तो मेरा जो Q आ रहा है वो कितना आ रहा है 10⁻⁻14। मुझे बताओ क्या अभी यहाँ तक पहुंच चुका है? ये छोटी वैल्यू है ना, मतलब अभी KSP तक पहुंचा ही नहीं, बच्चा है वो, ठीक है। अगर बच्चा है अभी उसे बड़ा होना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, Q को यहाँ तक पहुंचने में अभी और इनकी कंसंट्रेशन चाहिए, अभी तो नहीं है। इसका मतलब अभी जितना भी मैंने डाला वो सारा क्या होता जाएगा, सोल्यूबल होता जाएगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो एक्वस फॉर्म में मेरा Ag प्लस कितना बढ़ेगा 10⁻⁻, कुछ सोल्व भी नहीं करना था इसमें, ठीक है। बस देख लेना था Q की वैल्यू क्या आ रही है। आप जो मेजोरिटी के डाउट्स है वो बता दो ताकि मैं उन्हीं को डिस्कस कर लूं। 62 में एक मिसप्रिंट है, बीच में 3 आएगा, ठीक है। 62 में मिसप्रिंट है, 3 आएगा। बाकी उसको अटेम्प्ट कैसे करना है देखो, K इक्विलिब्रियम गिवन है, क्या गिवन है M2+, नहीं छोड़ो, कंसेप्ट समझ लो। क्वेश्चन नंबर 62 है भाई, शांत हो जाओ। देखो ओए, शांत का मतलब शांत कितनी बार बोलूं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है, इसकी भी गिवन है, इसकी भी गिवन है, मल्टीप्लाई कर लोगे। अब चेक कर लो जो ये वैल्यूज गिवन है सबकी के इक्विलिब्रियम की, कौन इससे छोटी वैल्यू है। जो छोटी वैल्यू होगी वो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, जो बड़ी होगी वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है। तो वहां पर बस ये देखना है, यहाँ पर किसकी वैल्यू, जो बीच में COS है ना शायद, इसकी वैल्यू 3 होगी, बाकी सबकी सही गिवन है, ठीक है। ZnS की वैल्यू गिवन है, जो गिवन है वही आएगी। MnS की वैल्यू जो गिवन है वही आएगी। बस मैं बता रहा हूं करना कैसे है। वो गिवन है ZnS की वो वैल्यू, ठीक है। मतलब टेढ़ा ऐसे बना लो, देखो ऐसे गिवन है ना, MnS, ZnS, COS और PbS। देख लो जो मुझे वैल्यूज गिवन है वो ऐसे गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 × 10⁻10, 3 × 10⁻2 और 3 × 10⁻⁻7 गिवन है। ये जो वैल्यू है वो इसकी है, ये जो वैल्यू है इसकी है, ये जो वैल्यू है इसकी है, इसकी वैल्यू बीच में 3 आएगी। ठीक, 78 पर आ जाओ। बिल्कुल शांत हो जाओ, 2 नहीं होंगे, एक ही होगा। बीच वाली बता दूंगा, जो 78 बोला पहले वो करा देता हूँ। कहाँ घूम रहे हो? तो लग नहीं रहा ना बैठे हो क्लास में, ठीक है। 78 देखो, यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, AgCl गिवन है, ध्यान से देखना। AgCl है और AgBr है, यही है ना दोनों। मुझे बताओ Ag जब Cl टूटता है किसमें टूटता है, और जब ये ब्रेक होता है किसमें ब्रेक होता है। मुझे बताओ, उन्होंने मुझे क्या बताया है कि सोल्युबिलिटी पर लीटर में X और Y है, ठीक है। X और Y गिवन है, तो मैं बोल सकता हूँ ये X है, ये X है, ये Y है, ये Y है, जब ये अलग अलग है। अब मुझे बताओ, मैं जब दोनों को मिक्स कर दूंगा क्या ये X और Y रहेंगे, क्या बन जाएंगे X डैश Y X। अब अगर मैं बताना चाहूं कि Ag प्लस की कितनी हो जाएगी X डैश प्लस Y डैश, X डैश प्लस Y डैश। मुझे बताओ Ag प्लस की जो कंसंट्रेशन है क्या वो X प्लस Y है, वो क्या है X डैश प्लस Y डैश। लेकिन मैं ये तो बोल सकता हूँ Ag प्लस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, Cl माइनस प्लस Br माइनस। मतलब यहाँ पर ये ना आता, ये आना चाहिए था X डैश प्लस Y डैश, ये नहीं आएगा।
ये आ सकता था और ये गिवन ही नहीं है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। 76 हो गया 63 वो बेसिक है ना, जो अगर मैं एसिड डाल दूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी तो ज्यादा टूटेगा तो सॉल्यूबल हो जाएगा। हाँ कौन सा और कौन सा, अब मुझे उसने बोला है HIN है, मुझे बता दो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, PKIN माइनस बाय HIN। ठीक है, अब मुझे पीएच कितना गिवन है 6, PKIN 5 प्लस log ऑफ IN माइनस बाय HIN, ये कितना बन जाएगा 1, तो log 10 होता है, तो 10 किसके इक्वल हो जाएगा IN माइनस, ठीक है, तो ये 10:1 हो गया। रेशियो बोला तो क्या बन जाएगा 10x अपॉन 10x प्लस 1x, तो कितना बन जाएगा 10/11। बाहर जाना है, बाहर जा सकते हो, बाहर पीछे वाले जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं नितिन सर को बुला देता हूँ, ले जाते हैं तुम्हें। इतनी देर हो गई यार, तुम समझते नहीं हो, तुम्हारे लिए करा रहा हूँ, आगे वालों के हो चुके हैं ये, मैं तो बंद कर दूंगा, आगे पढ़ा लूंगा, फिर लेके आओगे सर हुआ नहीं आई नहीं, इन सब के हो रखे हैं जो आगे बैठे हैं, ये कब के डाउट्स ले बैठे, तुम्हारे लिए हो रहा है जो पूछते नहीं है। कौन सा 61 60, देखो ध्यान से समझ लो, ये मतलब ये लगा लो सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अभी तक एक 64 है और एक जो 78 अभी की है, ठीक है। 64 ज्यादा कंफ्यूजिंग हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मिक्सिंग हो रखी है, ठीक है। 64 में हमें मुझे क्या गिवन है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा फॉर्मूला पर ध्यान देना। हमें उसने बोला एक एसिड बेस इंडिकेटर है जिसका PKIN गिवन है, ठीक है, तो PKIN कितना हो जाएगा 5.45। अब मुझे पता है एट व्हाट कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ सोडियम एसिटेट टू एसिड वुड बी द इंडिकेटर शो अ कलर हाफ वे। अगर इंडिकेटर ने हाफ वे कलर शो करना है तो उसकी IN नेगेटिव फॉर्म और वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ PKIN किसके इक्वल हो जाएगा, PK प्लस लोग किसके इक्वल IN नेगेटिव बाय HIN। अगर हाफ वे है तो मतलब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी, तो ये क्या हो जाएगा, तो log 1 0, तो PKIN कितना हो गया, PK और PKIN कितना गिवन है 5.45। अब मुझे इनडायरेक्टली उन्होंने क्या दे दिया, PK इसकी फॉर्म में दे दिया था। अब मुझे उसने क्या दिया है कि मेरा एक सॉल्यूशन है सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड, वो क्या होता है बफर। तो अब मुझे क्या निकाल देना है, बस पीएच क्या पूछा उसने, ठीक है, बस अब मुझे बफर का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, और रेशियो निकालनी है तो रेशियो वहां से आ जाएगी, समझ गए। तो यहाँ से बस हमें पीके निकालना था, इसके हेल्प। अब कौन सा अगला, तो जो 65 है देख लो, 65 में क्या करना है, बेंजोइक एसिड है तो मैं Ba लिख दूं, साथ में किससे रिएक्ट कर रहे हैं NaOH, भाई वायर केसी पहचानना है। मुझे कितना गिवन है ये 0.02 और 100 ml, 20 मिलीमोल्स लिख दो इसको, 20 बनेगा 2 मिलीमोल्स बन गया ये। और मुझे क्या गिवन है, इज टाइट्रेटेड यूजिंग 0.02 और 50 ml, कितना बनेगा ये 1, ठीक है, बनेगा क्या BNA, ठीक है, और वाटर बनेगा तो उसका तो लेना देना ही नहीं, ये अभी कुछ भी नहीं है। ये कितना बचा एक, ये कुछ भी नहीं, और ये कितना बना। अब मेरा सॉल्यूशन क्या बन गया, बफर बन गया, तो पीएच निकाल सकते हो। अगले में मुझे क्या गिवन है उसी का, अगर 100 ml डाल रहा हूँ तो सारा का सारा मेरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो मेरा एक केस कौन सा बन जाएगा, सेकंड वाला सोल्ट वाला। सोल्ट भी कौन सा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है पीएच निकालने का, वही लगाना था बस। और कोई है, वो उसमें कराऊंगा, यहाँ पर अलग से कराऊंगा क्योंकि यहाँ वो मेंस में होता ही नहीं है, ठीक है। उसमें ये अभी मार डालेंगे मुझे, कौन सा, ठीक
ठीक है। 77 में क्या है, देखो ये कंसेप्चुअल पार्ट है, बस इतना समझ लो। अगर मैं MnS को HCl में डालता हूँ, MnS को HCl में डालता हूँ, तो मुझे बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो मुझे बताओ H2S बनेगा MnCl, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अगर यहाँ पर, ठीक है, जो भी होगा MnCl2 होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर इनडायरेक्टली MnS क्या था, इनडायरेक्टली वही तो प्रेसिपिटेट होना था, ठीक है। अब मैं अगर उसमें से सल्फाइड निकालता जा रहा हूँ, क्या इनडायरेक्टली उसका S अगर खत्म हो रहा है तो वो KSP का छोटा होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, KSP क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी, ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2S में। अगर कन्वर्ट हो गया तो इनडायरेक्टली S का कौन खा गया, H2S, जिसकी वजह से S की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये, concentration of sulfide ion is lowered by the formation of weak acid, ठीक है, H2S। बस एडवांस के भाई जिसको जो कर रहे हैं वो पर्सनली ले लेना, वो यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। आधे तो वैसे यहाँ मार डालेंगे मुझे, ठीक है, गाली दे देके। और कोई है बता दो, ठीक है, बोल दो, फिर तो सर अभी तक खड़े ना होते। कौन सा, बस देखो उसने बोला सोलिबिलिटी ऑफ AgBr, तो मुझे बताओ, ध्यान रखना AgBr को अगर मैं सबसे पहले NH3 में डालता हूँ ना, तो वहां कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना कभी भी कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा ना, कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो रिएक्शन को कहाँ ले जाएगी, फॉरवर्ड में। तो समझो जैसे मेरा AgBr है, ठीक है, कंसेप्ट ये मैंने करवाया नहीं क्योंकि ये मेंस और नीट में होता नहीं, किसी दिन जब आगे जाके करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, Ag प्लस और Br माइनस। अगर मैं इसके अंदर अमोनिया डालता हूँ तो अमोनिया किसको ले जाएगा, Ag को, क्योंकि वो उसको लेके क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स AgNH3 ट्वाइस, और ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर ये Ag को ले गया तो इनडायरेक्टली मेरी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। तो ज्यादा से ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूटेगा तो वो एक्वस फॉर्म में ज्यादा आ जाएगा, तो अब सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा अमोनिया में हो जाएगी, फिर इंक्रीज, सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी ना। उसके बाद वाटर, उसके बाद बाकी दोनों में अब देख लो कॉमन है, तो वो दोनों सेम ही है, तो एक कॉमन आयन Ag आ रहा है और एक क्या आ रहा है Br, वो देख लेना। अगला कौन सा है, बस 82 83 हो गए। कंफ्यूज करने के लिए देखो 82 में उसने मुझे दिया Na2HPO4 है, तो ये तो एम्फोटेरिक आयन हो गया, और अगला भी एम्फोटेरिक है। तो बस pKa की वैल्यू चूज करनी है, पहले में कौन होगी 2 और 3, और दूसरे में कौन होगी पहली और दूसरी, उसका एवरेज लेना है 2 से डिवाइड। और 83rd में देखो वो तुम्हें बस कंफ्यूज कर रहा है, तुम्हारी बस पहली रिएक्शन होगी NaOH। ध्यान रखना हमेशा, जैसे अभी H3PO4 है, ये जब रिएक्ट करेगा तो सारे H प्लस ना निकाल दिया करो वीक के, एक एक करके निकालते। क्या बनेगा पहले, NaH2PO4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है मुझे, कितने मिलीमोल है, 5, ये कितने हो गए, 9 है ना, 9 है, ठीक है। तो ये अभी कुछ भी नहीं है, ये खत्म, ये कितना बच गया 4, ये कितना बना। अब मेरे सॉल्यूशन में एक वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो क्या बन गया, और कौन सा वाला पीके लेंगे, पहले वाला, क्योंकि बस यहाँ पर पहले वाला ही यूज हुआ है, तो पीके भी पहले वाला लेंगे बस। चलो क्या टाइम हो गया, 11:15 हुआ है। चलो भाई सुनो, नाम लिखा हुआ था तो 10 मिनट बैठ जाओ, बस 10 मिनट में बस एक बार समझ लेते होता क्या, ताकि उसका मुहूर्त हो जाए, ठीक है, मुहूर्त कर लेते हैं। अरे बस 5 मिनट कर, 10 मिनट कर लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सर लिखना तो नहीं है मुझे, वो थोड़ा लेट आए थे इस वजह से थोड़ा हाँ आज बता अपना तो क्या होता है, क्या भाई जिसने जाना वो जा सकता है, जाओ जल्दी जाओ, निकलो फटाफट।
तो भाई अगर अगर तुम्हें मेरी नहीं सुननी भाई, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मैं सुन रहा था, तुम तो अपना निकल पड़े, तो भाई निकलो भाई, चलो आगे बढ़ते। मैं मान चुका था वैसे तो, लेकिन तुमने वैसे काम कर दिया, तो आगे बढ़ते। ठीक है, ठीक है, अब कन्फर्मर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, भाई शांत भी हो जाओ, जो बोलना है वो भी जा सकते हैं। भाई मुझे 3 घंटे क्लास बोला गया था, मैं तुम्हारे लिए कम करवाया था, लेकिन भाई तुम अपना प्लेयर बनते हो तो भाई तुम्हारी गलती है। मैं बता रहा हूँ कि 3 घंटे हो सकती थी, मैंने मना किया था, ठीक है, तो तुम्हारे लिए ही किया था, लेकिन तुम अगर अपनी चलाना चाहते हो भाई फिर पढ़ो, मेरा क्या डर। अरे ढंग से ही कराऊंगा, देखिए शांत हो जाओ। तो भाई अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे तो ही तो मैं ढंग से वो करूंगा ना, तुम भाई निकलने को हो गए। ठीक है, तो अब स्टीरियो आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक, ए कॉन्फ़िगरेशनल, ए कन्फर्मेशनल। ठीक है, ए कॉन्फ़िगरेशनल होता है, ए कन्फर्मेशनल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, कॉन्फ़िगरेशनल काफी लोग पढ़ चुके हैं, और जो जिस बैच में नहीं हुआ उनको भी मैं कराऊंगा बाद में, ठीक है, लेकिन ये ना समझो कि इसका कुछ यूज होगा, इसमें कुछ यूज नहीं है, वो अलग ही है, ये अलग है। तो इसको हम कराएंगे आगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कराऊंगा आर्यभट्ट सा बैच, तो टेंशन ना लो। हमें जो पढ़ना है वो कन्फर्मेशनल है, तो जो कन्फर्मेशनल है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल नया ही है, तो उसमें दिक्कत कोई नहीं होगी, तो ध्यान से देखना। अब बात आती है दोनों में फर्क क्या है। बाकी मैंने जब पहली इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी उसमें भी बता रखा है कि दोनों में कुछ होता है, फर्क होता है। हाँ कुलदीप, ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, ठीक है, जो आइसोमर चैप्टर होता है ना, उसका ही टॉपिक ही है, छोटा सा टॉपिक है उसका। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल की बात करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशनल क्या होता है, पहले इधर अब देखना, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक कार्बन है मान लो, और यहाँ पर भी एक कार्बन है, ठीक है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका एक पाई बॉन्ड बना दिया। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये यहाँ और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर इसके 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अगर अब मैं इन दोनों को देखूं, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप। अगर साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो जिसकी वजह से इन दोनों की पोजीशन हो जाएगी फिक्स, फिक्स हो गई, तो अगर मैं इसको मोड़ना चाहूंगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो मतलब इनको ऐसे ही रहना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहना पड़ेगा तो जो बंदा यहाँ पर है वो यहीं रहेगा, जो बंदा उसके सामने, ये एक दूसरे के एंटी पर ही रहेंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे के सामने 180 डिग्री पर, और ये वाला और ये वाला एक दूसरे क्या रहेंगे, सामने। अब बात है, अगर मुझे इसको यहाँ पर लाना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करके ही ला पाऊंगा। तो अगर मैंने बॉन्ड ही ब्रेक कर दिया तो मैंने फिर कंपाउंड की ऐसी तैसी कर दी। तो इसी वजह से इसकी 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, एक तो ये वाली हो जाती है जिसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांस, और दूसरी क्या हो जाती है, सिस, जिसके अंदर क्या हो जाता है, ये यहाँ पर ये और ये जो है, ठीक है, ये और ये सामने आ जाएंगे इधर, और जो बाकी दोनों है, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, यहाँ और यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सिस वाली फॉर्म, और ये वाली फॉर्म कौन सी हो गई, ट्रांसफॉर्म। तो ये तो मेरा होता है कॉन्फ़िगरेशनल, जो कॉन्फ़िगरेशनल का भी ज्योमेट्रिकल मान लो, ठीक है। और एक होता है ऑप्टिकल, वो भी तुम पढ़ चुके हो, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो मैं कराना भी नहीं, अभी आगे करेंगे। ज्योमेट्रिकल वगैरह, ऑप्टिकल, आइसोमर्स हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो मैं नहीं छेड़ना, बस बता रहा था कि ये तुमने कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने किया हुआ है। अब हमें जो पढ़ना है वो कन्फर्मेशनल है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरा एक ही बॉन्ड है, ठीक है, अगर ये मेरा एक ही बॉन्ड है, तो अगर मान लो यहाँ पर मेरे 2 एटम लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, अगर मैं इस बॉन्ड को घुमाऊंगा और इसको फिक्स कर दूं तो ये घूम सकता है। मतलब क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड घूम पा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पर मेरा एक कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कार्बन है, और इस पर मेरी 3 वैलेंसीज लगी हुई है, इस पर भी 3 लगी हुई है, तो अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, ये वाले कार्बन को, इस बॉन्ड को पकड़ के अगर मैं रोटेट करूं, जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशन हो पा रहा है। तो अगर रोटेशन हो पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये रोटेट हो पाएगा। अगर रोटेट हो पाएगा और कोई बॉन्ड तो नहीं टूट रहा, बस वो रोटेट हो रहा है, और रोटेट हो रहा है साथ में, बस इनकी पोजिशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
तो अगर इनकी पोजीशंस बस यहाँ पर चेंज हो रही है तो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस मिलती है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, कंफर्मेशंस। मतलब कंफर्मेशंस कुछ ट्रू आइसोमर्स नहीं है, एक तरह से फेक वाले ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक के बारे में बात कर रहे हो, बस रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, इस बात को समझो। अगर मैं कंफर्मेशनल की बात करता हूँ तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें रोटेशन हो क्यों रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हो क्यों रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात है सिग्मा बॉन्ड है, तो भाई अगर वो स्टेबल ही है, एक जगह पर स्टेबल हो गया, फिर रोटेट क्यों कर रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारी सबसे स्टेबल पोजीशन कौन सी होती है, सोने वाली। ठीक है, पड़ जाओ, मुर्दा हो जाओ, ठीक है, सीधा। ठीक है, अगर तुम जाकर लेटे हो, तुम सबसे ज्यादा खुश होते हो। अब मैंने तुम्हें कह दिया तुम्हें हफ्ते तक उठना नहीं है, वैसे ही मर जाओगे, लेकिन तुम्हारी वो सबसे स्टेबल पोजीशन है भाई, है तो स्टेबल। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम्हें सोना है तो फटाफट सो जाते हो, ठीक है, पसर जाओगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं इसी पोजीशन में ही तुम्हें रहना है, तो तुम नहीं रह पाओगे। मतलब क्या हो गया कि चाहे वो जितना मर्जी स्टेबल फॉर्म हो, लेकिन वो वहां पर ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता। अब अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं, वहां रुक क्यों नहीं पाता, क्योंकि वहां पर रिपल्शन आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं उस चीज की बात करूं तो अभी इसके अंदर ये लिख लो जो लिखना थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या अभी लिखवाता हूँ, बस ये बना लिया, मैं सुंदर बनाया इसलिए मैं लिखवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, फोटो मेरी भी ले लेना साथ में। ठीक है, तो ये लिखा, अरे उस दिन मैंने यही डाला हुआ था ना, फिर रहने दो, सेम हो जाएगा। उसे लगा सब यही डाल के आता डेली। नहीं नहीं भाई, लो खींच, फटाफट लिखो। बंदा कहेगा भाई एक ही कपड़े इसके पास, जो डीपी देखेंगे। मेरी जिंदगी में बस तुम ही रह गए हो, मेरी जिंदगी खत्म है तुम्हारे बिना। अरे बस ये कुछ लिखना भी नहीं था, ये तो बस मैं तुम्हें बताया था। ओ पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ये मेरा क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऑप्टिकल आइसोमर और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, जो ब्लू कलर जिसको दिख नहीं रहा, ज्यादा नहीं करा रहा, बेसिक करा रहा हूँ भाई, मुझे भी पता है इतनी देर नहीं बैठा जाता। ठीक है, तुम्हारी कंफर्मेशन भी चेंज करनी है मुझे, तो भाई अभी बस थोड़ी देर में चेंज करवा दूंगा, भाग जाना। थोड़ी देर मतलब बस इसके बारे में कंफर्मेशनल बता देता हूँ होता क्या, बस थोड़ा सा लिख लो, हेडिंग डालो कंफर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, अब मेन तो अब स्टार्ट हो रहा है कंफर्मेशनल आइसोमर्स। ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, बस बेसिक जितनी देर तुम सह सकोगे उतना बस। कंफर्मेशनल आइसोमर्स, हेडिंग डाल लो। ड्यू टू, लिख लो भाई, ड्यू टू, नादान बच्चों भाई तुम्हें लिखवाना पड़ता है। ड्यू टू फ्री रोटेशन, ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, different 3D orientations, different 3D orientations of atoms are possible, of atoms are possible, of atoms are possible। ठीक है, उसके बाद तुम मुझे बताओ, अगर मैं एक कार्बन बना रहा हूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। ठीक है, ठीक है, और अगर मैं दूसरा वाला बना लूं, कौन सा ले लूं, ग्रीन कलर। अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैं उसको एम मतलब ऑर्बिटल्स के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, sp3 है सारे। अब यहाँ पर इन दोनों का जब ओवरलैप होता है तो ओवरलैप यहीं पर ही कर देते हैं, दोबारा क्या बनाना। ठीक, तो यहाँ पर इस ओवरलैप की वजह से मेरा क्या होता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये सारे sp3 ऑर्बिटल्स है, ये भी sp3 है। ठीक है, ये भी sp3 है, ये कार्बन है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मान लो वो अपने 1s से आ जाते हैं, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो 1s से आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको रोटेट भी कर रहा हूँ, क्या मेरी ये जो ओवरलैप है वो खराब हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप तो वही है। अगर ओवरलैप यही है तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे अगर रोटेशन से कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बस हल्का बहुत एनर्जीज का फर्क आएगा। अगर यहाँ पर मेरी ओवरलैप टूटती या कम होती या बढ़ती तो उससे क्या होता, मेरी एनर्जी इंक्रीज या ज्यादा डिक्रीज हो सकती थी। तो इस बात को लिख लो ये बना के, नो चेंज इन ओवरलैपिंग रीजन, नो चेंज
इन ओवरलैपिंग रीजन ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन। क्या? हाँ ये भी कर सकता है, लेकिन अकेला है ना ये, इसको रोटेट करके गोलू मोलू सा है, मोटू सा, ठीक है, मोटू सा तो क्या करोगे भाई, वैसा ही दिखेगा हाइड्रोजन तो, हाँ वो भी करेगा। हम एक को यूज देखते होते हैं, ठीक है, सब करते हैं, लेकिन हमारा फोकस होता है एक पर, ज्यादा नहीं देख पाते ना। नो चेंज इन ओवरलैपिंग रीजन ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन, दैट इज वाई फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, दैट इज वाई फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, that is why free rotation is possible. Now the question arises, why free rotation occurs? ठीक है, बना लो पहले, अभी ना लिख देना भाई हम एक जगह पर बैठे बैठे थक जाते हैं, तो वो रीजन है, ठीक है, वो हमारे लिए, हमें टेक्निकल बताना है क्या रीजन, क्या होगा, क्या करना, रिड्यूस रिपल्शन। तो भाई सबसे स्टेबल था वहां पर, तो रिपल्शन मिनिमम थी। लिख लो वाई, ये बना लिया ना, वाई मोलिक्यूल्स अंडरगो रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड्स, वाई मोलिक्यूल्स अंडरगो रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लिख लेना, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारी रिपल्शंस होती है, ऑब्वियस सी बात है, वो रिपल्शंस कौन से टाइप की होती है वो देख लो। एक तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और दूसरी क्या हो गई मेरी, रिपल्शन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, रिपल्शन ड्यू टू स्टेरिक, या स्टेरिक रिपल्शन बोल दो उसको, और उसको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टोर्शनल स्ट्रेन, और इसका नाम होता है वॉन डर वाल स्ट्रेन, वॉन डर वाल स्ट्रेन, इसका नाम है बस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को टोर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, टोर्शनल स्ट्रेन। टोर्शनल स्ट्रेन, ठीक है, तो अब बात है कि हर मॉलिक्यूल में दो टाइप की स्ट्रेन होती है, एक टोर्शनल स्ट्रेन हो गई और एक वॉन डर वाल स्ट्रेन हो गई। ध्यान रखना डोमिनेटिंग मेरी टोर्शनल स्ट्रेन ही होती है। अब बात आती है कि अगर ये दोनों स्ट्रेन हो रही है, अगर मैं बात करूं कि भाई मेरा मॉलिक्यूल कितनी स्पीड से रोटेट होता है, मतलब कितनी देर तक एक ही पोजीशन में बैठा रहता है, अगर हम उसकी बात करें तो मैं बता देता हूँ, सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करने के लिए हमें 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, ठीक है, 5 किलो जूल पर मोल एनर्जी, और मेरा जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे मेरे पास एनर्जी होती है 25 किलो जूल पर मोल रूम पर ही, ठीक है। तो मुझे बताओ इस हिसाब से हमें क्या समझ आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि जब उसे चाहिए 5 और मेरे आसपास, मतलब मुझे 5 रुपए चाहिए और मेरे आसपास कितने पैसे पड़े हैं, बहुत सारे, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं खाता ही रहूंगा कुछ ना कुछ जो खाने को मिलेगा, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारी रोटेशन क्या होती रहती है, कॉन्टिन्यूस, मतलब ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि उसको 5 रुपए चाहिए और उसको सराउंडिंग में 25 रुपए मिल रहे हैं, तो वो बार बार लेता रहेगा और रोटेट होता रहेगा, ठीक है। तो इस बात को भी लिख लो, इफ एनी ठीक है, बस बेसिक करके छोड़ दूंगा, कितने देर लगी, 5 मिनट और लगेंगे बस, बहुत ज्यादा है, जाओ, यू मे लीव। if any molecule remains in one form, if any molecule remains in one form, it continuously feels repulsion, it continuously feels repulsion, due to which molecular strain increases, मतलब उसके मोच आ जाती है एक जगह पे पड़े पड़े, ठीक है, मोच आ जाते हैं, वो डिंगा हो जाता है, फिर ऐसा चलता है, ठीक है, वो बागा बन जाता है फिर,
ठीक है, ड्यू टू विच मोलिकुलर स्ट्रेन इंक्रीजेस, मतलब अगर मैं एक ही पोजीशन में बैठा रहूंगा 10-12 घंटे तो वो क्या होगा, उसके वहां पर स्ट्रेन आ जाएगा, जिसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, वो स्टेबल रहेगा नहीं, वो अनस्टेबल हो गया। तो लिख लो देयरफॉर मोलिक्यूल बिकम्स अनस्टेबल, और ब्रैकेट में लिख देना बाघा, ठीक है, मोलिक्यूल, अरे ऐसा चलता है ना वो। Therefore, molecule remains unstable. यही तो तुम्हारा टपोरी वन दिख जाता है, ड्यू टू विच मोलिक्यूल बिकम्स अनस्टेबल। अब शांत हो जाओ भाई, और शांत हो जाओ, ओए शांत। अब देयरफॉर भाई अब शांत हो जाओ भाई, बस स्टोरी बताओगे क्या पूरी। देयरफॉर रिमेन्स अनस्टेबल के बाद तो लिख लिया ना, देयरफॉर टू रिड्यूस स्ट्रेन, अरे देवांश कुछ नहीं है बाघा। देयर कल तुम्हारा होमवर्क है, तारक मेहता देख के आना। देयरफॉर टू रिड्यूस स्ट्रेन, और ब्रैकेट में लिख लेना टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है, स्ट्रेन का कम होना मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज होना, तभी तो शादी हो पाएगी सीधा होगा तो, ठीक है। देयरफॉर टू इंक्रीज स्ट्रेन और इंक्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है, मोलिक्यूल्स अंडरगो रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, फिर एक एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, जब पढ़ोगे ना तो अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल इफ वी, वैसे लिख लो, वी कांट सिट इन द सेम पोस्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो मर्जी है तुम्हारी। मेन मकसद क्या हो गया, अगर मेरा एक मोलिक्यूल है, ठीक है, मोलिक्यूल में क्या होगा, मोलिकुलर स्ट्रेन, क्या होगा, मोलिकुलर स्ट्रेन आएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा तो वो क्या करेगा, रोटेशन करेगा, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, फिर जिसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंट 3D ओरिएंटेशंस, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्म नामकरण है तो केस हो जाएगा। अंशी आ जाओ, आपका नाम लिख दूंगे इस पे फिर। कितने खिलाफ है ना तेरे, सही है, कितने ने बोल दिया। अब अगला क्वेश्चन बस लिख के बता चुका, बस लिख लो, हाउ ओफन रोटेशन अकर्स, बस ये लास्ट चीज लिखना है, फिर भाग जाना, ठीक है। हाउ ओफन रोटेशन अकर्स, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन, भाई तुम बातें करोगे तो भाई 2 सेकंड भी मांगोगे तुम, ठीक है, इसलिए कम बातें करो। हाउ ओफन रोटेशन अकर्स, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज 5 किलो कैलोरीज पर मोल, अरे किलो कैलोरी लिख लो, अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज 5 किलो कैलोरीज पर मोल, एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें उससे मतलब नहीं, याद थोड़ी रखने। अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 5 किलो कैलोरीज पर मोल। अगला पॉइंट, एनर्जी प्रेजेंट इन सराउंडिंग एट रूम टेम्परेचर इज 25 किलो कैलोरीज पर मोल, 25 किलो कैलोरीज पर मोल, that is rotation, yeah sir, it rotates continuously, that is it rotates continuously, Rotation occurs continuous, rotation is continuous, that is rotation is continuous, मतलब वो घूमता रहेगा, थकेगा नहीं, क्योंकि बाहर से उसको एनर्जी मिलती जा रही है और घूमता रहेगा, ठीक है। बाकी अगली में कर लेंगे जब भी होगी।